हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियोस में हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड एंड हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का लिंक और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस टॉपिक में से आपके एग्जाम में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, और सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। इन 2 टॉपिक के बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है डिफाइन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और कभी कभी इनडायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस का सेम ही आंसर होगा, मींस आपको सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में क्लासिफाइड करना होगा। तो चलिए इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है किरण का। किरण वर्क्स इन एन ऑफिस। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid by the government. She also gets medical and other allowances. Kiran does not go to office on Sunday. This is a paid holiday. When she joined works, she was given an appointment letter stating all the terms and condition of work. इसमें तो इस तरीके से आपने देखा कि किरण एक ऑफिस में काम करती है। वह मॉर्निंग 9:30 से लेकर इवनिंग 5:30 तक ऑफिस में रहती है। तो कितने आवर्स तक किरण ने काम किया? 8 आवर्स तक, मीन्स 8 घंटे वह ऑफिस में काम करती है। उसे एवरी मंथ के एंड में सैलरी मिलती है। इस सैलरी के अलावा भी उसको प्रोविडेंट फंड मिलता है, और प्रोविडेंट फंड भी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है। प्रोविडेंट फंड के अलावा उसको अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, और साथ ही किरण संडे को ऑफिस नहीं जाती है, और इस छुट्टी के बदले में या इस हॉलिडे के बदले में उसके कोई सैलरी नहीं कटती है। जब उसने ऑफिस ज्वाइन किया था तो ज्वाइन करते समय उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला था, और उस लेटर में वर्क की क्या टर्म्स, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या वर्किंग कंडीशंस होंगी, वो सारी बातें भी उस लेटर में लिखी हुई थी। तो ये था किरण का एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कमल इज किरण's neighbor. He is a daily wages laborer in nearby grocery shop. He goes to the shop at 7:30 in the morning and works till 8 PM. In the evening, he gets no other allowances apart from his wages. He is not paid for the days he does not work. He therefore no leave or paid holiday. Nor was he given any formal letter saying that employed in the shop. He can be asked to leave any time by his employer. तो ये थी कमल की स्टोरी। कमल किरण का ही एक नेबरर है। वह डेली वेजेस लेबर है। वह ग्रॉसरी शॉप में काम करता है, और वह मॉर्निंग में 7:30 से लेकर इवनिंग में 8 PM तक काम करता है। और जिस दिन वह काम नहीं करता है या जिस दिन वह काम पे नहीं जाता है, उस दिन की उसको कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। सैलरी के अलावा उसको अदर किसी भी तरीके का
कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब अदर कोई प्रोविडेंट फंड या अदर कोई फैसिलिटीज़ वगैरह भी उसको नहीं मिलती हैं, उसको कोई पेड लीव नहीं है। मीन्स उसकी संडे की भी अगर वह छुट्टी लेता है तो संडे के भी छुट्टी के उसके पैसे कटते हैं। जब उसने इस शॉप को ज्वाइन किया था तो उसे किसी भी तरीके का कोई लेटर नहीं मिला था इसमें यह प्रूफ हो कि वह यहाँ पर काम करता है। और अगर किसी बात से शॉप का मालिक या ऑनर नाराज हो जाता है तो उसे कभी भी वह ये कह सकता है कि वह जॉब छोड़कर चला जाए। तो ये थी कमल की स्टोरी। अब इन दोनों ही स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया? इन दोनों ही स्टोरी में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस है वर्किंग कंडीशन का। किरण किस तरीके की वर्किंग कंडीशन में काम कर रही है और कमल किस तरीके की वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा है। तो इन्हीं वर्किंग कंडीशन के बेस पर डिफरेंट वर्क को कैटेगराइज किया गया है और उस कैटेगरी का या उस सेक्टर का नेम है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्किंग कंडीशन के बेस पर एम्प्लॉयमेंट को 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। Organized sector is a sector which carries out all activities through a system and follows government regulations. And unorganized sector is that evades most of the laws and is outside the government control. It means organized sector उस sector को कहते हैं जिसमें सभी काम एक system के थ्रू होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इन सभी रूल्स को इग्नोर किया जाता है और यह सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल्स के बाहर होते हैं। इनको और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग कंडीशन इन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों ही सेक्टर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कुछ बेस लिए हैं। सबसे पहला बेस आता है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट मींस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यह समझते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में सबसे पहला टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। मींस इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके वर्किंग आवर फिक्स होते हैं। मैक्सिमम इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 8 आवर्स की एक शिफ्ट होती है। मींस अगर एक पर्सन कंटिन्यूली मैक्सिमम 8 आवर्स तक काम कर सकता है। सेकंड है ओवर टाइम वेजेस पेड। इट मीन्स कि अगर वह वर्कर या एम्प्लॉय 8 आवर्स से ज़्यादा काम करता है तो जितना टाइम उसने ज़्यादा काम किया है उस टाइम के उसको एक्स्ट्रा मनी दी जाएगी या उसकी सैलरी में उतने पैसे और ऐड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट लेटर इशूड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब भी हम कभी जॉब करते हैं तो जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं तो उस समय हमें एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है और उस लेटर में वर्किंग कंडीशंस क्या क्या होंगी या आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं या आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। सैलरी रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डेट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी मंथ के एंड तक मोस्टली पहुंच जाती है। अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। मींस जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। वह 8 आवर्स भी काम कर सकते हैं, वह 10 आवर्स भी उनसे काम कराया जाता है और कई बार तो 12 to 15 आवर्स तक भी उनसे काम कराया जाता है। नो ओवर टाइम वेजेस पेड। और वह 8 आवर्स से अगर ज़्यादा काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम के बदले में किसी भी तरीके के वेजेस नहीं दिए जाते हैं।
नो अपॉइंटमेंट लेटर इशूड। इसके अलावा जब वह काम ज्वाइन करते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके का फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है। जैसा कि आपने अभी कमल के एग्जाम्पल में पढ़ा कि कमल 11 आवर्स से ज़्यादा काम करता है, जबकि उसकी एक शिफ्ट 8 आवर्स की होनी चाहिए। वो 3 आवर्स भी ज़्यादा काम करने के बाद भी उसको किसी भी तरीके का ओवर टाइम नहीं मिलते हैं। और जब उसने वह ग्रॉसरी शॉप ज्वाइन की थी तो उसको किसी भी तरीके का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इसमें होती है वह है इररेगुलरिटी इन द रिसीविंग सैलरी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को कभी तो सैलरी टाइम पर मिल जाती है और कभी उनको सैलरी भी समय से बहुत लेट मिलती है। अब हम दूसरे बेस पर इन दोनों ही सेक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेकंड बेस है गवर्नमेंट कंट्रोल। ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। इस तरीके के सेक्टर्स में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर होता है। मतलब यह किसी इंडिविजुअल के अंडर में होता है और यह उस इंडिविजुअल ऑनर के हाथ में होता है कि वह गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करता है या नहीं करता है। जबकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाले जितने भी वर्क हैं वह गवर्नमेंट रूल्स को अवॉइड करते हैं या कम से कम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट बेस है जॉब सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके मन में जॉब की सिक्योरिटी होती है। इट मीन्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को आप इजीली काम से निकाल नहीं सकते। हटाने के लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम्स या रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ही उनको हटाया जा सकता है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरीके की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। इस सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को कभी भी उसका ऑनर या फैक्ट्री मालिक कभी भी हटा सकता है। जैसे कि आपने अभी कमल के एग्जाम्पल में देखा कि कमल जिस शॉप में काम करता है उसका ऑनर कभी भी उसको काम से निकाल सकता है। नेक्स्ट बेस है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इट मीन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को पेड लीव मिलती है, सिक लीव्स मिलती हैं, प्रोविडेंट फंड मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को इस तरीके की कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ना तो वहाँ पर उन्हें कोई पेड लीव मिलती है, अगर वह छुट्टी लेंगे तो उनकी सैलरी कटती है। उन्हें किसी भी तरीके की सिक लीव्स का मतलब होता है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको छुट्टी दी जाती है और उस छुट्टी के बदले में उसकी सैलरी नहीं काटी जाती है। मेडिकल बेनिफिट्स, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को इस तरीके की मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आपको हमारी साइट पर मिल जाएंगे और उस साइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। थैंक यू सो मच।